दुनिया जहान में इस हफ्ते क्या विश्व में परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। Первые ядерные заряды доставлены на The first nuclear warheads have been delivered. जून 2023, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा कर दी कि उन्होंने परमाणु हथियारों की पहली खेप बेलारूस में तैनाती के लिए भेज दी है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे थे, लेकिन ये तैनाती पहली ठोस कार्रवाई है। ये परमाणु हथियार बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास तैनात किए जा रहे हैं, जहां से नेटो के पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों को भी निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही ऐसे मिसाइल और लड़ाकू विमान भी भेजे गए हैं जो 500 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हथियारों से हमले कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत करार दिया। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर भी कब्जा कर रखा है, मगर वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में केवल रूसी राष्ट्रपति पुतिन की धमकियां ही चिंता का कारण नहीं है, बल्कि चीन भी परमाणु हथियारों के उत्पादन में अमेरिका और रूस के साथ बराबरी चाहता है। सब जगह हथियार नियंत्रण संधियों की मियाद खत्म हो रही है और नए समझौते नहीं हो पाए हैं। तो दुनिया जहान में इस हफ्ते हम यही पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि क्या दुनिया में परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। पार्ट 1, रूसी खतरा। The use of nuclear weapons. रूस कह चुका है कि अगर उसकी संप्रभुता और अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के पास हजारों परमाणु हथियार हैं, जिनमें कई ऐसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड भी हैं जिनका इस्तेमाल रणभूमि में किया जा सकता है। इनमें कुछ टैक्टिकल परमाणु हथियार उस बम जितने शक्तिशाली हैं जिनका इस्तेमाल हिरोशिमा में किया गया था। रूस द्वारा बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती कितनी बड़ी चिंता का विषय है, ये समझने के लिए हमने बात की निकोलाई सोकोव से, जो पहले रूस के परमाणु वार्ताकार थे और अब वियना सेंटर फॉर डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि ये परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रूस के रुख में आए परिवर्तन का संकेत है। We've seen an open public debate in Russia. रूस में परमाणु हथियारों के सीमित इस्तेमाल को लेकर सार्वजनिक तौर पर विशेषज्ञों के बीच बहस चल रही है, मगर ये रूसी सरकार की सोच को ही दर्शाता है। यह एक गंभीर बात है। निकोलाई सोकोव का मानना है कि इन हथियारों की तैनाती से यूक्रेन से भी ज्यादा खतरा नेटो के सदस्य देशों को है। We need to understand that the war in Ukraine is seen in Russia. हमें समझना चाहिए कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई को रूस में एक प्रॉक्सी वॉर की तरह देखा जा रहा है। वहाँ इसे यूक्रेन की आड़ में नेटो के खिलाफ लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। कई लोग सोच रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है, मगर मेरी राय उससे अलग है। मुझे लगता है कि इसकी संभावना ना के बराबर है। मुझे इस बात की चिंता है कि रूस नेटो के साथ संघर्ष को इस हद तक बढ़ा सकता है कि परमाणु संघर्ष की नौबत आ सकती है। इस खतरे को पश्चिमी देशों में गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन संघर्ष को इस सीमा तक कैसे ले जाएंगे? Okay, let's first of all. हमला अचानक नहीं होगा। पहले छोटे संघर्ष होंगे जिनमें पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल होगा। इसमें नेटो के उन ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है जिनका यूक्रेन युद्ध से संबंध है। इस पर नेटो की क्या प्रतिक्रिया होती है, इससे तय होगा कि संघर्ष कितना बढ़ सकता है। रूस परमाणु परीक्षण भी कर सकता है, जो कि नेटो के लिए एक कड़ा संदेश होगा। पोलैंड पर परमाणु हमले के खतरे को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल संदेश के आदान प्रदान का खेल चल रहा है, लेकिन यह स्थिति विस्फोटक भी हो सकती है। रूस के पास हजारों छोटे और बड़े परमाणु हथियार हैं। निकोलाई सोकोव का कहना है कि रूस संघर्ष को इस कदर बढ़ा देना चाहता है कि परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो जाए और नेटो इससे डर कर पीछे हट जाए। ये एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल है। तो सवाल उठता है कि विश्व इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल से कैसे निपटेगा।
2 कूटनीति की भूमिका। रूस की परमाणु धमकी पर अमेरिका की प्रतिक्रिया काफी नपी तुली थी। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है, मगर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ये एक वास्तविक खतरा है। इन धमकियों के प्रति अमेरिका के रुख को समझने के लिए हमने बात की रॉबर्ट लिटवाक से, जो अमेरिका के वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के निदेशक हैं। The United States has responded with a strong deterrent posture. अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो उसे गंभीर परिणाम झेलने पड़ेंगे। बाइडेन सरकार ने यह भी कहा है कि रूस छोटे टैक्टिकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल करे या बड़े बम का, अमेरिका के लिए दोनों का इस्तेमाल एक समान है और वो इसे परमाणु हमले की तरह ही देखेगा। और यही बात रूस द्वारा यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर किए गए कब्जे पर भी लागू होती है। ये प्लांट पिछले लगभग 1 साल से रूस के कब्जे में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने वहां बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, और वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्टों के अनुसार इस प्लांट के पास कई बार बमबारी हुई है। You look at the conflict and you'd say, what would be the रूस द्वारा परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बारे में अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर रूस ऐसा करता है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। मेरी राय में अगर रूस की वजह से जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट में कोई हादसा होगा तो अमेरिका उसे परमाणु हमले की तरह ही देखेगा और उसी अनुसार कार्रवाई करेगा। मगर क्या कोई पुतिन की परमाणु धमकियों पर रोक लगा सकता है? कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि चीन नो फर्स्ट यूज की नीति की बात करता है, यानी ये कह चुका है कि वो संघर्ष के दौरान पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। The United States has put pressure on China, for example, not to transfer weapons. अमेरिका ने चीन पर दबाव डाला है कि वह रूस को ऐसे हथियार ना सौंपे जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ हो। शी जिनपिंग पुतिन से मिले हैं और वहां भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भी थे। मुझे लगता है कि इन दोनों नेताओं ने यूक्रेन के खिलाफ किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार के इस्तेमाल का विरोध किया। इससे रूस पर थोड़ा अंकुश लगा है। दूसरे महायुद्ध के बाद परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए थे, लेकिन उनकी मियाद अब खत्म हो चुकी है और नए समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। रॉबर्ट लिटवाक कहते हैं कि उस समय 2 महाशक्तियां थीं और द्विपक्षीय समझौतों के जरिए संघर्ष को नियंत्रण में रखा जा सकता था। Tripolarity refers to this system level change. पहले 2 महाशक्तियां थीं, अमेरिका और सोवियत यूनियन, और उसके बाद अमेरिका और रूस। लेकिन अब चीन भी एक महाशक्ति है और दुनिया त्रिध्रुवीय हो गई है। इस वजह से नई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। संघर्ष बढ़ने की संभावना व्यापक होती गई है। मिसाल के तौर पर यूरोप की सुरक्षा की दृष्टि से यूक्रेन महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्वी एशिया में यही स्थिति ताइवान और चीन के बीच है। जहां तक चीन का सवाल है, वो 1964 में ही परमाणु शक्ति बन चुका था, लेकिन अब वो एक परमाणु महाशक्ति बनता जा रहा है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय संतुलन और व्यवस्था में पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं। पार्ट 3 परमाणु संघर्ष के अन्य स्रोत। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं हेनरिक हीम, जो नॉर्वेजियन डिफेंस इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि अब कई देश अपनी प्रतिरक्षा नीति में परमाणु हथियारों को कहीं ज्यादा महत्व देने लगे हैं। ये एशिया में तेज होती दिख रही है। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण ही नहीं, लेकिन चीन की परमाणु नीति से भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। Traditionally, nuclear weapons haven't played that prominent. पारंपरिक तौर पर अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में परमाणु हथियारों की विशेष भूमिका नहीं रही है, लेकिन अब चीन अपने परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता तेज हो गई है। चीन ने 3 साल पहले परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ा दिया था, जिसका पता 2021 में चला। शोधकर्ताओं ने पाया कि पश्चिमी चीन में 3 जगहों पर मिसाइल साइलो फील्ड बनाई गई हैं। हर जगह पर 100 से अधिक साइलो यानी भूमिगत इमारतें या ढांचे बनाए गए हैं। इसके बाद से परमाणु हथियारों के भविष्य और अमेरिका और चीन के संबंधों को लेकर चर्चा गर्म हो गई। कुछ अनुमानों के मुताबिक चीन के पास फिलहाल 200 से 300 के बीच परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका ने लगभग 1500 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं।
ये माना जा रहा है कि आने वाले 10-12 सालों के भीतर चीन के परमाणु हथियारों की संख्या अमेरिका के बराबर हो जाएगी। In the United States and among चीन के पड़ोसी देशों और अमेरिका में इसे चीन का आक्रामक रुख माना जा रहा है। चीन अपने परमाणु कवच को अधिक मजबूत करना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर ताइवान के खिलाफ आक्रामक कार्यवाही की जा सके, ठीक वैसे ही जैसे रूस यूक्रेन में कर रहा है। लेकिन इसे देखने का दूसरा नजरिया ये है कि अमेरिका के परमाणु हथियारों और दूसरे अत्याधुनिक हथियारों को ध्यान में रखते हुए चीन अमेरिका के साथ किसी भी संघर्ष का सामना करने की क्षमता प्राप्त करना चाहता है, ताकि अगर अमेरिका चीन के खिलाफ पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर दे तो चीन जवाबी हमला कर सके। चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम के विस्तार को देखते हुए ये चिंता भी जताई जा रही है कि संभवतः चीन अपनी नो फर्स्ट स्ट्राइक डॉक्ट्रिन यानी पहले परमाणु हमला न करने की नीति त्यागने की तैयारी कर रहा हो। चीन की ये परमाणु नीति 1960 के दशक से कायम है। इस बारे में कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है, बल्कि ये उसका एक तरफा आश्वासन रहा है। neither the United States nor Russia. अमेरिका और रूस ने कभी इस प्रकार की नो फर्स्ट स्ट्राइक नीति की घोषणा नहीं की है। अमेरिका और रूस दोनों ने कुछ विशेष परिस्थितियों में परमाणु हथियार पहले इस्तेमाल करने का विकल्प कायम रखा है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों के नियंत्रण संबंधी कई वार्ताएं होती रही हैं। दोनों देशों के बीच ऐसी वार्ताओं के लिए व्यवस्था बनी हुई है, मगर अमेरिका और चीन के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही नजदीकी भविष्य में ऐसी वार्ताएं होने के कोई संकेत हैं। पार्ट 4 सहयोग की उम्मीद। इस साल की शुरुआत में ही रूस ने कह दिया था कि वो नई स्टार्ट संधि यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी में शामिल नहीं होगा। इस समझौते के चलते 10 साल से अधिक समय तक अमेरिका और रूस के लंबी दूरी तक मार करने वाले परमाणु हथियारों पर नियंत्रण बना हुआ था। नए समझौते के लिए वार्ताओं की संभावना कम ही लग रही है। हमारी अगली एक्सपर्ट हैं रोज गॉटेमोलर, जो नेटो की उप महासचिव रह चुकी हैं और फिलहाल अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। वो कहती है कि संधि के प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा है। Although the Russians have seized their implementation, रूस ने नई स्टार्ट संधि पर अमल करना बंद कर दिया है, यानी अब वो परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति नहीं दे रहा। वो अमेरिका के साथ अपनी परमाणु प्रतिरक्षा का स्टेटस रोजाना साझा नहीं कर रहा है। लेकिन रूस ने ये जरूर कहा है कि नई स्टार्ट संधि कायम होने तक वो संधि के प्रावधानों के तहत हथियार नियंत्रण बरकरार रखेगा, यानी वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने वाले सिस्टम यानी मिसाइल और लड़ाकू विमानों की कुल संख्या 700 तक सीमित रखेगा। अमेरिका और रूस दोनों ने कहा है कि वो परमाणु हथियारों की संख्या फिलहाल सीमित रखेंगे। रोज गॉटेमोलर का मानना है कि मौजूदा हालात 1991 में सोवियत संघ के विघटन के समय की स्थितियों जैसे हैं। in 1991 and 1992 it was 1991 और 92 में बड़ा संकट खड़ा हो गया था। अनिश्चितता और अस्थिरता थी। उस समय सोवियत संघ के पास वर्तमान रूस के मुकाबले कहीं ज्यादा परमाणु हथियार थे। तब हमें चिंता थी कि उनमें से कुछ हथियार गायब हो सकते हैं या आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं। इस समय रूस के पास 4 से 5 हजार परमाणु हथियार हैं। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के बीच इन खतरों को कम करने के लिए सहयोग के प्रयास दिखाई देते थे, जो अब नहीं देते। रूस में परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल को लेकर चर्चा हो रही है, मगर पश्चिमी देशों में ये उम्मीद की जा रही है कि रूस की परमाणु नीति में बदलाव नहीं आएगा। हालांकि रूस के भीतर अस्थिरता चिंता की बात है। हाल ही में रूस में वागनर ग्रुप की बगावत भी हुई। ऐसी घटनाएं राष्ट्रपति पुतिन की साख को चुनौती दे सकती हैं। ऐसे में सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए वो टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बारे में सोच सकते हैं। ऐसी आशंकाओं के बारे में रोज गॉटेमोलर की राय क्या है? I can't say directly that the Wagner mutiny would make मैं ये तो नहीं कह सकती कि वागनर ग्रुप की बगावत की वजह से पुतिन द्वारा टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की संभावना बढ़ जाएगी, मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन ने 3 दिन में 2 बार कहा कि रूस गृह युद्ध के कगार पर आ गया था। अगर गृह युद्ध छिड़ जाए तो वहाँ मौजूद परमाणु हथियारों और परमाणु सामग्री के रखरखाव और सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक है। मगर क्या चीन के साथ भी परमाणु हथियारों के नियंत्रण के संबंध में बात हो सकती है?
गॉटेमोलर का कहना है कि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि चीन पारदर्शिता नहीं रखता। वो अपनी परमाणु और अन्य सैन्य क्षमताओं की जानकारी अमेरिका के साथ साझा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे संदेह है कि अमेरिका उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर। क्या दुनिया में परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है? हमारे एक्सपर्ट्स की राय है कि हां, ये खतरा निश्चित ही बढ़ गया है। रूस के यूक्रेन पर हमले से जहां रूस और नेटो के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ गई है, वहीं चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम के विस्तार से भी विश्व के कई देशों के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। दूसरी तरफ ईरान और उत्तर कोरिया भी परमाणु शक्तियों के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे में परमाणु हथियार नियंत्रण के बारे में अमेरिका, रूस और चीन के बीच कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता न हो पाना और इन परमाणु शक्तियों के बीच बातचीत न हो पाना विश्व की सुरक्षा को नाजुक बना रहा है, और ये चिंताजनक है।